हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष स्कूल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। तो डीएसए जो होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो डीएसए में तो ए का मतलब होता है एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को कैसे लिखे, तो कैसे लिखे इसको, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे कैसे लिखे और क्या क्या स्टेप्स होगा एल्गोरिदम को लिखने का, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। तो पहले हम एग्जांपल लेंगे, एल्गोरिदम टू स्वैप ए एंड बी। एल्गोरिदम टू स्वैप ए एंड बी। तो ए एंड बी टू डिफरेंट नंबर्स है, बट हम इसको स्वैप करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये हो गया उसका एल्गोरिदम। मतलब ये मतलब एक लॉजिक है, लॉजिक बिल्डिंग को हम बोलेंगे एल्गोरिदम। तो टेम्प में हम एक नंबर स्टोर करेंगे, ए में जितना वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे। उसके बाद टेम्प में ए का वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी ए को हम इक्वलाइज कर देंगे बी के साथ, मतलब ए का वैल्यू बी में है और बी को हम ले लेंगे टेम्प में। यानी कि अभी यहाँ पे जो अप्रोच है, यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि क्या हमने किया। और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि डेटा टाइप्स आर नॉट डिफाइंड इन एल्गो। डेटा टाइप्स आर नॉट डिफाइंड इन एल्गो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज एक नोट के जैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा लेते हैं हम एक एग्जांपल, एल्गोरिथम टू स्वैप ए एंड बी, जिसमें कि हम इसको एक चीज लिख सकते हैं कि मतलब एक दूसरे तरीके से हम आपको समझाएंगे। वही सेम एल्गो है, बट ये डिफरेंट तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके एक डिफरेंट कलर से लिखते हैं। तो यहाँ पे मान लो हम बिगिन करते हैं। तो बिगिन, उसके बाद टेम्प में स्टोर करेंगे हम ए को। टेम्प में गया ए और ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए का वैल्यू अभी बी के बराबर होगा। और अभी बी का जो वैल्यू है, अभी बी को हम असाइन कर देंगे टेम्प में। मतलब क्या है कि अभी ए बन गया बी और बी बन गया ए, मतलब उनका जो वैल्यू है अभी चेंज हो गया। उनका जो वैल्यू है, वैल्यू अभी चेंज हो गया। तो कैसे हमने किया, यहाँ पे ये है। उसके बाद यहाँ पे बिगिन लिखा था, उसके बाद हम लिखेंगे बिगिन का अपोजिट एंड। तो ऐसा हो गया। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि दोस्तों, यहाँ पे डेटा टाइप्स आर नॉट डिफाइंड इन द एल्गोरिदम, ठीक है। उसके बाद और एक तरीके से हम देख सकते हैं इसको कि कैसे। तो तीसरे उपाय में, तीसरे वे में, थर्ड वे में कैसे लिख सकते हैं, एल्गोरिदम टू स्वैप ए एंड बी। तो इसको स्वैप करने के लिए कैसा रहेगा, तो यहाँ पे हम बिगिन करेंगे, बिगिन। उसके बाद जैसे कि हमने पिछली बार किया था, तो टेम्प में स्टोर करेंगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलन है, उसके बाद ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टेम्प। सिंपल, जैसे ही हमने उसको किया था वैसे ही हम इसको कर लेंगे। और ये हो गया एंड, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया अपना एंड, ठीक। तो ये हो गया। और एक फोर्थ वे है इसको करने का, एल्गोरिदम टू स्वैप। तो इसको कैसे करेंगे, और एक तरीके से बिगिन, तो टेम्प में ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको आप यूज करेंगे तो नहीं होगा, बस एक लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक बनाने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। तो बी में गया टेम्प, वही सेम लॉजिक को हम डिफरेंट वेज में यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हो गया एंड। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या समझ आया इन चारों में से, तो ये जो फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे, इसमें हमने वही सेम काम किया, बट हमारा जो लॉजिक था ये डिफरेंट था। डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट लॉजिक, लॉजिक के ऊपर ही बात की जाती है। यहाँ पे जो लॉजिक है ये डिफरेंट था, और यहाँ पे लॉजिक डिफरेंट था। यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे डिफरेंट। यहाँ पे हमने कोलन यूज किया, यहाँ पे एरोज यूज किया, यहाँ पे टेम्प का यूज किया, और यहाँ पे बिगिन और एंड, ये दोनों टर्म्स हमने नया यूज किया। तो बिगिन और एंड, ये इसको हमने यूज किया। उसके बाद हमने एल्गो में लिखा कहाँ पे बिगिन होता है, कहाँ पे एंड होता है। और उसमें यहाँ पे टेम्प में ये रह गया उसका सिग्निफाइंग जो है फैक्टर, जो है डिफरेंट फैक्टर, वो कॉलन और इसमें एरोस, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंट आपको पता चल गया क्या क्या डिफरेंट है इसमें। तो उसके बाद बात करते हैं हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। हमने तो पहले बात किया हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम हमने लिख लिया। पर अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम एनालाइज करेंगे, हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। कैसे हम एनालाइज करेंगे एक एल्गोरिदम को।
इसको हम पहले समझते हैं कि कैसे हम एनालाइज करेंगे एक एल्गोरिदम को। तो सबसे पहले जो तरीका है ये है दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या रहता है कि एल्गोरिदम जो होता है, एल्गो शुड बी टाइम एफिशिएंट। जो होता है एल्गो वो टाइम एफिशिएंट होना चाहिए। टाइम एफिशिएंट, ठीक है। एल्गो शुड बी टाइम एफिशिएंट, ये एक चीज़ आपको याद रखना है। टाइम एफिशिएंट होना चाहिए। और एक चीज़, आफ्टर राइटिंग एल्गो वी एनालाइज द टाइम, वी गेट टाइम फंक्शंस, ठीक है। तो टाइम को एनालाइज करके, टाइम को एनालाइज करके हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है टाइम फंक्शन। और आगे हम बात करेंगे कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस। एल्गो एक जो प्रोग्राम है, ये है दोस्तों एल्गो। और एल्गो में प्रोग्राम, उसके बाद ये प्रोग्राम जो होता है ये मतलब एक लॉजिक होता है। इस लॉजिक को यूज़ करके हम एक एल्गो को यूज़ करके एक प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाया था, ये है दोस्तों असली प्रोग्राम, बट ये है दोस्तों एल्गो। इसीलिए इसको मैंने ब्लैक में लिखा, बाकी सबको ब्लू में लिखा, क्योंकि ये सारे एल्गोरिथम के जैसे आपको लग रहा होगा, बट यहाँ पे ये है असली प्रोग्राम कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा एक लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में अगर एग्जीक्यूट करना है, लैंग्वेज एग्जीक्यूशन में दूसरा यूज़ होगा, प्रोग्राम यूज़ होगा। बट एल्गो जो होता है, एल्गो होता है लॉजिक, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। यहाँ पे जो बिगिन और एंड लिखा था आपको उसी से समझ आया होगा कि क्या मैं समझाना चाहता था। यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि क्या था ये। तो उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, क्या था चीज़। एंड फंक्शन के बारे में तो हमने बात कर लिया, अभी स्पेस के बारे में बात करें तो एक एल्गो है, उसके उसके उसको यूज़ करके हमने एक बनाया प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्या है, स्पेस, स्पेस कंज्यूम्ड ऑन द मशीन। मतलब एक मशीन में कितना स्पेस उसने कंज्यूम किया उसको भी हम देखेंगे। अभी तीसरे पार्ट पे आते हैं, तीसरा पार्ट जो कि है जिस पे हम एनालाइज करेंगे। तो उससे क्या एनालाइज करेंगे, डेटा ट्रांसफर, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, और नेटवर्क कंजप्शन, नेटवर्क कंजम्पशन। और ये चीज़ थर्ड थर्ड वे है। तो इससे क्या है, इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड, क्लाउड बेस्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड एंड क्लाउड बेस्ड, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, ये तो तीन हमने डिस्कस कर लिया, अभी आगे क्या है। अभी फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन हमने क्यों लिखा, यूजिंग एल्गो फॉर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम है इसको हम हैंडहेल्ड डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग एल्गोस फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पावर कंजप्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है सीपीयू रजिस्टर कंजप्शन, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर कंजम्पशन, ये हो गया फिफ्थ पार्ट। एल्गो फॉर डिवाइस ड्राइवर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। तो ये जो है क्या है, एल्गोस फॉर डिवाइस, डिवाइस में जो ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर्स, और ये होता है सिस्टम लेवल, मतलब सीपीयू के लेवल में क्या रहता है, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये चीज़ पता चल गया कि क्या क्या किस में यूज़ होता है, और ये क्यों पावर कंजप्शन हमने क्यों लिखा। इसको पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके ऊपर हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो कैसे हम एनालाइज करेंगे एक एल्गोरिदम को। एनालाइज करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब स्पेस कितना कंज्यूम करता है, लॉजिक है, एल्गो है, उसको हमने प्रोग्राम में डाला। तो प्रोग्राम बनाने के बाद ये प्रोग्राम कितना स्पेस लेता है मशीन में,
द मेमोरी ऑफ द मशीन। तो ये होता है स्पेस, डेटा ट्रांसफर एंड नेटवर्क कंजम्पशन, इंटरनेट वेस्ट, वेब वेस्ट एंड क्लाउड वेस्ट, पावर कंजम्पशन यूजिंग एल्गोस फॉर हैंडहेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन या फिर किसी अदर में। तो उसके बाद सीपीयू रजिस्टर, मतलब कितना सीपीयू कंजम्पशन करता है पावर, उसके बाद उसमें भी कितना क्या रहता है, ये एल्गोस का क्या डिपेंड करता है, और एल्गोस कितना टाइम लेते हैं काम करने के लिए। तो उसकी टाइम इज़ मनी, आपको जैसे पता होगा, तो कितना टाइम लेता है उसी टाइम पे ही डिपेंडेंट होता है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। ये सारा चीज़ है, तो ये सारा खेल है, आपको पता चल गया। डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इस पे टॉपिक को ब्रीफली एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे, आपको तो पता ही होगा, एनालिसिस करेंगे। एनालाइज करेंगे किसके ऊपर? सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे, तो एल्गोरिदम जो है स्वैप है, तो ये है एल्गोरिदम टू स्वैप ए एंड बी। ठीक है, ए और बी को हम स्वैप कर रहे हैं, तो एल्गोरिदम जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे? टेम्प में हमने स्टोर कर लिया ए को, ये तो भाई आपको पता ही होगा। उसके बाद ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टेम्प, हो गया। तो ये हो गया एंड। तो ये कितना टाइम लेता है? तो ये लेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम, ये भी लेगा 1, ये भी लेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो एफ ऑफ एन, ये जो एफ ऑफ एन है, ये होगा 3 सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बनेगा सिंपल स्टेटमेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये होगा कांस्टेंट वैल्यू, और इसका क्या बिगो नोटेशन जो होगा उसका होगा, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, ओ ऑफ 1 रिप्रेजेंटेड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये हो गया हमारा टाइम फंक्शन। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं टाइम फंक्शन। ये जो होता है इसको बोलते हैं टाइम फंक्शन। एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 3। तो ऐसे होता है कैलकुलेशन, आपको पता होगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बस दिखाने के लिए कि एग्जाम्पल कैसे रहता है और ये कैसे काम करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हम बात करेंगे फेज कॉम्प्लेक्सिटी। फेज कॉम्प्लेक्सिटी में बात करते हैं, चलिए। फेज कॉम्प्लेक्सिटी में मान लीजिए ए एंड बी और टेम्प है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ए बी एंड टेम्प। ठीक है, तो एस ऑफ एन इक्वल्स टू 3, जो कि कांस्टेंट है। तो ये ओ ऑफ 1 यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कांस्टेंट है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको समझने के लिए, ये ओ ऑफ 1 मैंने लिखा, तो इसको कैसे करेंगे? 3 वर्ड्स। ठीक है, 3 words converted to program, what data type it takes is unknown, so we represent it as a word. इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड टू प्रोग्राम, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में, तो व्हाट डेटा टाइप, तो कौन सा डेटा टाइप इट टेक्स इज अननोन। तो ये कौन सा डेटा टाइप लेता है, ये तो अननोन है। तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। यहाँ पे मैंने वर्ड क्यों लिखा, आपको ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो वे रिप्रेजेंट इट एज वर्ड, तो हम इसीलिए इसको वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए हम लिखते हैं इसको वर्ड में। तो आपको, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा, तो हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे। तो ये जो नोट है, आपको याद रखना होगा कि कहाँ क्या लिखा है हमने। ये जो नोट है, नोट कीजिए। वी कैन ऑल्सो गेट इनटू क्यूब एनालिसिस मशीन कोड। ठीक है, वी कैन ऑल्सो get into cube analysis। ठीक है, जो कि होता है मशीन कोड x इक्वल्स टू a इंटू 5 प्लस b टू 6, 1 यूनिट ऑफ टाइम।
ये जो होता है कितना लेता है ऑफ टाइम लेता है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट लेता है टाइम, तो इंटू 5 इंटू 6। एक्चुअली इट मे टेक मोर बिकॉज 2 मल्टीप्लिकेशंस आर देयर एंड 1 एडिशन एंड 1 असाइनमेंट। क्यों होता है? तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है, इसमें और इसमें। मल्टीप्लिकेशन 2 और एडिशन 1 और असाइनमेंट 1, ठीक है। तो ये हो गया असाइनमेंट, इसको क्या बोलेंगे असाइनमेंट। इसको तो एडिशन आपको पता ही होगा, 2 मल्टीप्लिकेशन 1 एडिशन एंड 1 असाइनमेंट ये हो रहा है, बट मे एक्चुअली टेक मोर टाइम। इट मे टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम ले सकता है, बट हम इसको एक यूनिट ऑफ टाइम मानेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रहा होगा, कन्वर्टेड टू मशीन कोड इज डिफरेंट। तो ये जब मशीन कोड में डिफरेंट तो कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड टू मशीन कोड, तो इट बिकम्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये बन जाता है, डिफरेंट बन जाता है, तो इसलिए इस डिफरेंट मैंने बस सिंपल सा लिख दिया। तो उम्मीद रहता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे हम एक लिखते हैं, तो ये जो चीज़ हो गया आपको, उसके बाद एक दूसरा चीज़ है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड क्या रहता है, सम ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे। तो ये जो चीज़ है इसका क्या मतलब है, सम ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे, ठीक है। सम ऑफ फाइंडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स एन अरे, तो इसे लिखेंगे हम इसको, क्या है, सम ऑफ फाइंडिंग, ठीक है। फाइंडिंग से सम बनता है और सम से है, जैसे एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं। तो एल्गोरिदम सम ए कमा एन, तो ये जो है एन को 5 मानते हैं, और ए जो है ये बन गया हमारा एरे, ये है अपना एरे। तो इससे कैसे लिखेंगे, एस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आई हैज चेंज्ड, आई जो है ये चेंज होगा, तो ये कैसे हम इसको लिखेंगे, एक लूप। तो जैसे आई इक्वल्स टू 0 फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0 मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन, बाद आई प्लस प्लस, तो एन का वैल्यू हम 5 लेंगे, तो 5 लेस देन 5, तो ये स्टॉप होगा, स्टॉप एट दैट पॉइंट। बट ये तब तक चलेगा जब तक आई लेस देन 5 है, एन माइनस 1 होता जाएगा, और ये 1 होगा, उसके बाद चलते जाएगा और ये एन तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है फॉर लूप में जो है इक्वल्स टू एस प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। अरे नंबर आई में क्या रहेगा, उसका वैल्यू ये लेगा, रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, एस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना क्या टाइम जाता है। तो पहले भाई बात करते हैं कि आई हैज़ चेंज्ड कितना बार चेंज हुआ, आई हैज़ चेंज 5 टाइम्स, आई 5 बार बदला। आई का जो मतलब है ये यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 3, 4, आई इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 1 से ये जो होगा यहाँ पर स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कितना टाइम लेता है, तो इसका कितना टाइम लेता है इसको हम डिफरेंट कलर में लिखेंगे, कितना टाइम लेता है ये। तो दोस्तों ये लेता है n+1, लेता है n+1 टू n+2, ठीक है। क्यों लिखा हमने यहाँ पे, ये जो s इक्वल टू 0 हमने जो असाइन किया ना यहाँ पे, तो ये लेता है 1, तो 1 लेता है ये, और ये लेता है n, यहाँ पे 2n+2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 + n+n-1, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 1+1, ये 1+1 है, और ये यहाँ पे n+1 है, ठीक है। तो ये बन गया 2
प्लस 2। तो आपको समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना टाइम रहता है, आई प्लस प्लस होगा तो ये n टाइम्स होगा, n प्लस 1 टाइम्स होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 0 को काउंट कर रहे हैं तो ये प्लस 1 होगा। आई इक्वल टू 0 तो ये 1 टाइम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, ठीक है। ये 1 होगा, ये n होगा और ये n प्लस 1 होगा, तो टोटल अगर हम इसको ऐड करेंगे 2n प्लस 2 हो गया, तो 2n प्लस 2 और इसका ये n टाइम्स लूप रन होगा, क्योंकि लेस देन n है, तो भाई ये कितना होगा, n होगा। एज द फॉर लूप एग्जीक्यूट्स n टाइम्स, एज द फॉर लूप एग्जीक्यूट्स n टाइम्स, ठीक है। फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है 10 टाइम्स, तो इसीलिए इसका n होगा, ठीक है। और रिटर्न जो करता है, रिटर्न करता है, ये करता है 1 टाइम। तो ये टोटल अगर हम करेंगे तो 2n प्लस 3 ये हो गया अपना क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बन गया अपना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन जो है यहाँ पे निकालेंगे हम। तो एक बॉक्स बनाते हैं, ये 8 है, 0, सॉल्यूशन ऐसे ही लेते हैं, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन 0 1 3 इसको डालते हैं, और ये 9 2 7 का 3, ये 2 द फोर्थ लॉग। तो ये जो बन गया, यहाँ पे हम कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, अभी एफ ऑफ एन इक्वल्स टू 2n प्लस 3, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओ ऑफ एन, यू कैन से ऑर्डर ऑफ एन। ओ ऑफ एन क्या बोलता है, बिगो नोटेशन जो होता है ऑर्डर ऑफ एन होता है, ऑर्डर ऑफ एन, ये चीज़ आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो ये होता है ए कमा एन एस कमा आई। तो ये जो होता है ना, इसमें देखेंगे कि ये वन वर्ड होता है, अनसी, सी जो लिखा हमने वन वर्ड, उसमें एन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड, और यहाँ पे 3 प्लस एन करेंगे, तो एन एस आई ये दोनों का 1 1 1, तो ये 3 हो गया, 1 प्लस 1 ये एन हो गया, तो एन प्लस करेंगे एन प्लस 3, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस एन भी हम लिख सकते हैं। ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख दिया कि प्लस 3 या फिर 3 प्लस 1 है, और ये बन गया इनका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन, ऑफ एन कैसे हुआ आपको पता ही होगा, एन, और यहाँ पे एस ऑफ एन, ऑफ एन, और ये है एन वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ मैट्रिसेस। तो ये कोड को हम एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोड, पहले तो हमने उसको किया था, अभी दूसरा वाला करते हैं, फाइंडिंग द सम ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस का सम कैसे निकालेंगे, अगर है n इंटू एम, कैसे 3 इंटू 3, तो कैसे निकालेंगे, एल्गोरिदम टू ऐड, एल्गोरिदम ऐड ए बी एन, ठीक है। ये जो है इसको ये यूज़ करेंगे वेरिएबल्स में, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं, तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, तो ये हो गया n प्लस 1, ठीक है, ये 1 देगा, इसका कितना था n प्लस 1, और ये n प्लस 1, ये 2n प्लस 1। इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक था कि n प्लस 1, ये पहले तो हमने नहीं किया था, तो ये n प्लस 1 हम काउंट करेंगे टोटल का, ठीक है। हाँ, एक एक करके प्लस होता जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कितना होता है, इस कोड का अगर हम आगे तक लिखें तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम इस कोड को पहले कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दिया जो मिस्टेक था, यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया, दूसरा फॉर लूप अभी लगेगा उसके अंदर,
हमने n का नहीं दिया था, तो यहाँ पे j इक्वल टू 0, j लेस देन j प्लस प्लस एक लूप के अंदर और एक लूप है तो टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड होगा n प्लस वन, जितना बार n कंटिन्यू होगा उतना बार ये होगा n प्लस वन हो गया ये, और ये मल्टीप्लाई होगा n, उसको उसके बाद हम करेंगे कि i कमा j, ये जो बनेगा प्रोडक्ट, जो सम बनेगा उसका मतलब ये एडिशन करने के बाद a ऑफ आई जे प्लस b ऑफ आई जे, ठीक है, टू n इंटू एम, इसका जो ऑर्डर है n इंटू एम होगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोड हम लिखेंगे पहले पहले तो कंप्लीट करेंगे इसको, एंड ये कोड का कंक्लूजन मतलब एंडिंग है, यहाँ पे हमने एंड कर दिया, तो एफ ऑफ एन लिखते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन इक्वल टू ओ ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर है एन स्क्वायर। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको पता चल गया, तो कितना है डिफरेंट कलर से लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि फॉर लूप जो है, फॉर लूप executes n plus 1 times. Remaining statements inside the for loop execute n times. Remaining statements inside the for loop execute, कितना बार एग्जीक्यूट होता है, n टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। ये जो हो गया, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे हम, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वेरिएबल्स क्या क्या यूज हुए थे इसमें, वेरिएबल्स ए बी सी एन आई जे, तो इसका हो गया एन स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर, और ये तीनों का हो गया वन, क्योंकि ये है स्केलर वेरिएबल्स, मतलब क्या, सिंपल, ये सिंपल है। और ये जो है का मैट्रिसेस 2D एरेज, यहाँ पे n इंटू एन होगा, n स्क्वायर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट है स्पेस फंक्शन। स्पेस फंक्शन इज 3n स्क्वायर प्लस 3, डिग्री इज, डिग्री क्या है दोस्तों, डिग्री क्या है, डिग्री है ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू स्क्वायर, तो ऑफ n स्क्वायर, ये हो गया हमारा डिग्री। अभी दूसरा एल्गोरिदम का हम स्टडी करेंगे, दूसरा एल्गोरिदम जो है तो अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो पहले एल्गोरिदम का कोड लिख लेते हैं। तो एल्गोरिदम का कोड क्या है, 3 ये बन गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इसको हम लिखेंगे अभी एल्गोरिदम टू मल्टीप्लाई ए बी, ये यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, पहले फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, इसका n प्लस वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं पहले, उसके बाद और एक फॉर लूप में j रहेगा, j पर आई था, ये j रहेगा, इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस n इंटू n प्लस वन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये n का अगर यहाँ पे करेंगे तो ये टाइम्स होगा, ये टाइम्स होगा, तो n प्लस वन इतना हो गया, तो आप n स्क्वायर प्लस वन कर सकते हैं इजीली। इस फॉर लूप के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर है c ऑफ आई जे, ठीक है, ये कह रहे हैं, और यहाँ पे ये भी n टाइम्स होगा, तो n इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्तों, उसके बाद और एक फॉर लूप है, यहाँ पे k होगा, k इक्वल्स टू 0, दूसरा वेरिएबल हमने काउंट किया है, तो k लेसन k प्लस प्लस k एक एक कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, n इंटू इंटू एन
+1, ठीक है, यहाँ पे है +1, तो यहाँ पे n³ + n², ठीक है। तो ये जो n³ है, यहाँ पे हमने n³ किया और n² किया, यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। उसके बाद आगे है क्या, आगे है C of I j, C of I, j क्रॉस A of I, k इंटू B of A, j। तो क्या होगा दोस्तों, इसका होगा n इंटू n इंटू n, तो ये n³, ठीक है, n³ और ये क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एफ ऑफ एन कितना होगा, टाइम फंक्शन कितना होगा, 2n³ + 3 स्क्वायर 1, तो ऑर्डर क्या है, 2 जो कि सबसे बड़ा है ये है n³, डिग्री क्या है n³, ठीक है, ऑफ n³। तो ये हो गया अपना। तो उसके बाद स्पेस एनालाइज करेंगे, कैसे हम एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस में हम कैसे क्या करते हैं आपको समझाने के लिए हम उसके बाद स्पेस एनालाइज करेंगे। स्पेस एनालाइज करते हैं तो स्पेस यहाँ पर लिखते हैं, स्पेस, स्पेस का क्या होगा, ए बी एंड सी, ये जो हो गया, ये हो गया m² + n² + n², इनका, और ये हो गया n i j एंड k, ये हो गया स्केलर 4, ये हो गया 3n + 4, इसका ऑर्डर है ऑफ n² लेंगे तो टाइम कितना लेता है, ऑफ q, स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कंजर्वेशन ने पता कर लिया यहाँ से, ऑफ n²। ये अब दूसरे के ऊपर बात करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहले फोर्थ पार्ट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पहले ट्रांसपोज, एक एल्गोरिदम है ट्रांसपोज में, हम ए ऑफ एन ले रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल्स, और यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, i = 0, i <n एंड i++, ठीक है, इसका हो गया n+1, ये जो है हो गया n+1, ठीक, इसलिए n+1 लेंगे। उसके बाद दोस्तों और एक फॉर लूप लगाएंगे, और ऑफ = i+1, j <n, j++, का क्या होगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, n² + n/2, और इसके अंदर क्या होगा, स्वैप करेंगे क्या, a ऑफ i एंड j, a ऑफ j एंड i, दोनों स्वैप करेंगे तो इसका क्या होगा, टाइम n इंटू n², ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1 2 3 ये चीज़ हो गया, और ऑफ n², ऑफ n², ये दोनों हो गया दोस्तों। अभी बात करते हैं फिफ्थ बारे में, फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिफ्थ है i = 1, तो इसका हो गया 1, सम = 0, ये हो गया 1, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लेंगे 1। तो एक फॉइल लूप लगाएंगे, फॉइल i <= n, फॉइल i <= n, इसका क्या होगा, n+1 होगा, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, n+1, और उसका j = 1, और एक while लूप, while j <= n, j <= n के बाद sum = sum +1, तो j = 1 जो है, तो ये n होगा, क्योंकि n टाइम्स होगा तो n+1 है, इसके अंदर ये n होगा, n टाइम्स से रन करेगा। उसके बाद n इंटू n+1, ये हो गया n² + n, और ये जो है सम = sum +1, ये होगा इंटू n, तो ये होगा n², ठीक है, और ये होगा j = j+1, तो ये हो गया n, तो n², ये हो गया n²,
यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और i इक्वल्स टू प्लस 1, ये भी ब्रैकेट को हम करते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ पैरेंथेसिस कोड को कंप्लीट करता है। इसका भी लेगा n, तो ये बन गया दोस्तों n। ये दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया इसको। और यहाँ पे एफ ऑफ एन जो है, टाइम फंक्शन जो है एफ ऑफ एन मानेगा 3n² 3n² है और बाद 4n+3, ये हो गया ओ ऑफ n², ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, ये चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कॉमनली यूज्ड रेट्स ऑफ ग्रोथ, तो कॉमनली यूज्ड जो रेट्स ऑफ ग्रोथ है उसके बारे में बात करेंगे। कॉमनली यूज्ड रेट्स ऑफ ग्रोथ, तो आप अगर एक कंपनी में जाते हैं तो आप अगर एक कोड लिखते हैं तो आपका कोड कितना अच्छा है, इसको कैसे मेज़र करता है, ये सब चीज़ एल्गोरिथम को मेज़र करते हैं। इसीलिए रेट्स ऑफ ग्रोथ जो है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे रेट्स ऑफ ग्रोथ n फैक्टोरियल, उसके बाद 2 to the power n रेट्स ऑफ ग्रोथ है, उसके बाद n², उसके नीचे n log n, के बाद log फैक्टोरियल, के बाद n, के बाद 2 to the power log n, के बाद log of log n, उसके बाद 1। मतलब ये सबसे ज़्यादा सिंपल है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब सबसे ये बेस्ट कैसे है, वर्स्ट कैसे, ऐसे हम मान सकते हैं डिक्रीजिंग, तो ये हम ऐसे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन गया, तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्या, रेट्स ऑफ ग्रोथ, तो ये हो गया अपना डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ ग्रोथ। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, n फैक्टोरियल 2n, तो फर्स्ट टू वेस्ट, ठीक है, चीज़ें आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम टाइप 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे, तो प्रॉब्लम 1 है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक फॉर लूप है, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है, +1 होगा, मतलब n इक्वल्स +1 होगा। ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है कितनी बार होगा, n टाइम्स होगा, क्योंकि ये लूप n टाइम्स चलेगा। ऑर्डर कितना होगा, n ऑफ n, ठीक है, 0 to असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, होगा तो एक फॉर लूप है, i इक्वल्स टू n, i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, ठीक है, इसका हो गया n+1। इसके अंदर है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है ये रन करेगा n टाइम्स, तो हो गया। तो ये n 0 जा रहा है, n से 0 जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर इसका डिक्रीजिंग है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं भाई, तो थर्ड क्वेश्चन में जाता है, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर ये था। थर्ड क्वेश्चन जो था ये है हमारा थर्ड, यहाँ पे एक फॉर लूप है, फॉर लूप i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i +2, ठीक है, बढ़ता जाएगा, i में 2 बढ़ता जाएगा। स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये कितना बार चलेगा, 2, और ये बनेगा ऑफ n, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे 4 लिखते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर लूप है, फॉर लूप में i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i इक्वल्स टू i +20, ठीक है।
कितनी बार रन करेगा i+20 जो लिखा है, तो ये जितने बार ऐड होगा उतना बार आप लिख लेंगे, तो ये n/20 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लिख सकते हैं। टोटल O ऑफ n यहाँ पर हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फॉर लूप है, इसमें i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n प्लस प्लस, या इसका हो गया n+1। तो उसके बाद और एक फॉर लूप उसके अंदर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, i के जैसा है, j लिख दिया मैंने, j प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट और ये पैरेंथेसिस, ये हो गया दोस्तों n+1, ये है n+1, n इंटू n+1, ये है स्टेटमेंट का n इंटू n, O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, O ऑफ n स्क्वायर। पहले के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फॉर लूप है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और j इक्वल्स टू 0, j लेस देन i, j प्लस प्लस, स्टेटमेंट 0 लेस देन 1, तो ये 1 लेस देन 1 ये गलत है, तो यहाँ तक नहीं होगा। i प्लस प्लस, तो i लेस देन 1 तो नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए इसको कैसे क्या करेंगे, तो टोटल करेंगे, तो टोटल 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n तक। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही होगा, n इंटू n+1/2। अगर 100 तक होगा तो 100 तक अगर हम बोलेंगे कि 0 से लेकर के 0 प्लस 1 प्लस 2 करके आप अगर 100 तक करेंगे, तो कैसे 100 तक अगर आप करेंगे, मान लीजिए 100 है, 100 प्लस 100 इंटू 101/2, कैसे 50, 5050 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये n इंटू n+1, तो इसको कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस n/2 चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर इसका O ऑफ n स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी हम लिखेंगे और एक चीज़, ट्रेसिंग करेंगे, तो ट्रेसिंग करेंगे तो क्या रहता है, तो ये रहेगा भाई ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में i एंड j नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, कितना नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, इसको हम लिखेंगे। ये चीज़ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ 0 0 0, तो ये चीज़ हो गया 0, तो यहाँ पे ये है 1 0 एंड 1, तो ये गलत होगा, और ये तो ये ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा। उसके बाद 2 पे 0 1 2 2 पे ब्रेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा। उसके बाद 3 में 0 1 2 3 पे ब्रेक करेगा, एन पे चलेगा, तो ये रहा उसका ट्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम एक इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग के बारे में। ये चीज़ देखिए आप, तो इंक्रीमेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो इंक्रीमेंटिंग का है, फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, तो इसका क्या होगा, O ऑफ n, ठीक है। और i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i इक्वल्स टू i प्लस 2, उसका होगा O ऑफ n/2। जितना प्लस होगा आप इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, या फिर ऑफ n ओ बाय n बाय, तो यहाँ पे बाय 200 लिखेंगे, ये होगा O ऑफ n ओनली, ठीक है। ये इतना ही होगा। यहाँ पे हमने बात कर लिया इंक्रीमेंटिंग का, अभी बात करते हैं डिक्रीमेंटिंग। अभी बात करते हैं डिक्रीमेंटिंग का।
डिक्रीमेंटिंग का बात करते हैं। तो ये हो गया डिक्रीमेंटिंग। डिक्रीमेंटिंग में क्या रहता है दोस्तों, फॉर लूप लगाएंगे और आई इक्वल्स टू एन, आई लेस देन आई यहाँ पे ग्रेटर देन 1 करेंगे, मतलब ये आई को माइनस माइनस करेंगे तो ये कितना घट रहा है, तो ऑफ एन रहेगा। यहाँ पे फॉर लूप है आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन, आई इक्वल्स टू आई इंटू 2 होगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड होता है, यहाँ पे देख हमने देखा था प्लस होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ऑफ लॉग 2 ऑफ एन, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, जो 2 होता है ये बेस बन जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इसी तरह इसी लॉजिक को यूज़ करके आई लेस देन एन, और ये यहाँ पे आई वाई आई इंटू 3 बनेगा लॉग 3 एन, ठीक है। और ये और एक फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल्स टू एन, एक डिफरेंट टाइप का है, आई ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू आई बाई 2 राइट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसका भी होगा ओ ऑफ log 2n, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट सा है बट आपको समझ आएगा कि कैसे क्या करता है। तो इसी से हमारा टोटल एल्गोरिदम के बारे में जो स्टडी था हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये एक बेसिक स्टडी था कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम, और हमने टोटल इसमें कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको टोटल समझ आया होगा कि हमने आज क्या पढ़ा। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज पढ़ा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस किया आज तो, और ये तो काफ़ी सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से आपको पसंद आया होगा और काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और आज हमने ये टोटल चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है जो कि था हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो देखा कि मतलब एल्गोरिदम को स्वैप करते हैं, तो ये यहाँ पे टेम्प लेके हमने कैसे किया था ये मैंने आपको समझाया, कैसे हमने एल्गोरिदम को लिखा तो ये आपको समझाया। उसके बाद हमने समझा कि कैसे क्या होता है, एल्गोरिदम को कैसे लिखा जाता है, एल्गोरिदम को कैसे, कितने टाइप का एल्गोरिदम होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसके बाद कैसे पढ़ता है, रिप्रेजेंट क्या रहता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने देखा और यहाँ पे हमने इसको समझा। और ये जो सारे स्टडी के बाद हमको क्या पता चला कि एल्गोरिदम एक वे ऑफ लॉजिक है और लिखने का एक तरीका है, बट एल्गोरिदम से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना टाइम लेता है एक एल्गोरिदम, एल्गोरिदम को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में, और प्रोग्राम से कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कितना लेता है, डेटा ट्रांसफर, नेटवर्क कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, रजिस्टर्स के बारे में बात किया, एनालाइज किया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिप्रेजेंटेड एज कैसे है, टाइम फंक्शन कैसे है। उसके बाद ये सारी चीज़ हमने पढ़ा और इसके साथ हमने कैसे वर्ड से रिप्रेजेंट किया और कैसे क्या क्या चीज़ है, नोट्स भी बनाए और कुछ कुछ, और फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड को यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालाइज किया थोड़े थोड़े एल्गोरिदम्स को यूज़ करके। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस और कैसे मल्टीप्लाई किया उसका भी कैलकुलेट किया हमने, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस उसका किया। उसके बाद कॉमनली यूज रेट्स ऑफ ग्रोथ, तो इसको हमने किया डिक्रीजिंग रेट्स ऑफ ग्रोथ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि है यहाँ पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कैलकुलेट किया और यहाँ पे सारा कुछ हमने स्टडी किया कि कैसे क्या रहता है। उसके बाद ट्रेसिंग किया, ट्रेसिंग का कौन से में ब्रेक होगा इसका हमने पता लगा। उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंटिंग का यूज़ करके हमने फाइनलाइज टॉपिक को ख़त्म किया। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिलेबस। सिलेबस नहीं, ये एक छोटा सा टॉपिक था, हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आशीष स्कूल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए आशीष स्कूल को, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको पसंद आएगा हमारा वीडियो। तो इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। मैं हूँ आशीष पटनायक और आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।